Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो जय हिंद। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। आज एक ऐसा आर्टिकल डिस्कस करने जा रहा हूं जो हो सकता है आपने पहले देख लिया हो, लेकिन बड़े चैलेंज और गारंटी के साथ कहता हूं कि यह जानकारी आपको नहीं होगी कि इस आर्टिकल के पीछे असल में है क्या। अगर आपने 50 आर्टिकल भी देखे होंगे तो यह एनालिसिस आपके पास नहीं होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल मैं आपको बताने जा रहा हूं हाल ही में एक डिफेंस पैक्ट के बारे में जो सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच हुआ है, और जिसकी वजह से तमाम न्यूज चैनल, कन्वेंशनल मीडिया और जितने भी आपने वीडियोस देखे होंगे सब लोग क्या कह रहे हैं, ये तो बहुत खराब हो गया। अब तो पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान पर अगर अटैक होगा तो सऊदी अरबिया भारत को मार देगा, लड़ेगा। इस तरीके की भ्रांतियां चल रही हैं। क्या असल में सऊदी अरबिया भारत को मार देगा अगर भारत ने आक्रमण किया, या कोई भी इंसर्जेंसी पाकिस्तान के अंदर हुई, या कोई ऑपरेशन हुआ? तो इस चीज को सबसे पहले तो समझने के लिए आपको थोड़ा सा मिडिल ईस्ट को समझना जरूरी है कि मिडिल ईस्ट के बारे में आपने क्या जाना है। अगर आपने वो नहीं जाना है तो इस पैक्ट के बारे में आप सिर्फ धारणाएं बनाएंगे, आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं है। लेट मी डिस्कस। आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि आपके एकदम पर्दा सा हट जाएगा और आपको समझ में आएगा कि जियोपॉलिटिक्स कितने पुराने टाइम से लिंक रहता है और इस वजह से यह घटना घटी है। बहुत ध्यान से समझिएगा। ये तस्वीरें आपने बहुत अच्छे से देखी होंगी जो आजकल बहुत प्रेवलेंट है। यानी यह है आसिम मुनीर और यह है दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब पैसे वाले लोग हैं, आपस में पैक्ट हो गया। अगर आपने देखा होगा किसी पैसे वाले के बगल में अगर कोई थोड़ा सा कटोरा टाइप आदमी आ जाता है तो उसको जन्नत नसीब हो जाती है। वो ये समझता है कि भैया जी ये क्या ही हो गया आज। तो इस तरीके के दृश्य भी आपने देखे होंगे। अमूमन पाकिस्तान का ऐसा स्वागत नहीं होता है, लेकिन ऐसा स्वागत हुआ है। इसके पीछे कोई तो रीजन होगा। वो रीजन मैं आपके सामने आज खोलने जा रहा हूं। ये देखिए, ये बुर्ज खलीफा है और बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। आप देख लेना, बहुत खुशी की बात है। और यहां तो मतलब बस की नहीं है, वरना झप्पी ही पाले कि चाचा जाना आपने मेरे को बुला लिया, बस यही मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी बात हो गई। पैसा मांगेगा। खैर छोड़िए, पैसे वाली बात से इतर भी एक बहुत बड़ी बात है और वो आप समझने का प्रयास करना। अगर आपको इस डिफेंस पैक्ट के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको जानना होगा मिडिल ईस्ट के बारे में। गौर से देखना एक बार। रिपोर्ट्स में आपको 8 से 7 मिनट में एकदम दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने होने जा रहा है, वो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के द्वारा। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। अब इसको देखिए, यह मिडिल ईस्ट है। यहां पर सिया, सुन्नी, इजराइल यानी यहूदी, क्रिश्चियन सभी टाइप के लोग रहते हैं। ज्यादातर गल्फ कंट्रीज हैं। ध्यान रखना दोस्तों, यह मिडिल ईस्ट है। सबसे पहले यहां मिडिल ईस्ट में एक 1948 के दौरान एक व्यक्ति का जन्म होता है। मतलब व्यक्ति मतलब एक देश का उदय होता है 1948 में। और वो देश कौन सा है, ध्यान से देखना ये सारी चीजें। वो देश है दोस्तों इजराइल। क्या देश है वो? इजराइल। ध्यान रखना, ये इसका उदय होता है 1948 में। मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि इसके साथ ही झंझट है। अगर मैं आपको इन शॉर्ट कहूं, वैसे इन शब्दों का उपयोग मैं करता नहीं हूं, बट एक की तो दोस्तों धमाका हो चुका है और एक की डर के मारे कांप रही है। इसीलिए यह पैक्ट हुआ है। बस मैं आपको अब समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इजराइल का गठन कब हुआ? यह हुआ है 1948 में। इतना बात समझ गए हैं? यह रहा इजराइल, देख लीजिए 1948। इसमें दोस्तों इससे लड़ाई रही है हमेशा से अरब नेशंस की, खासकर सुन्नी देशों की। सुन्नी देशों में अगर मैं बात करूं तो कौन से देश हैं? सऊदी अरबिया। सुन्नी देशों में बात करूं कौन से हैं? ये दोस्तों यहां पे, अगर यहां पे मैं देखूं कतर, इसी में हुआ है ना कांड। अगर मैं बात करूं इराक, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान, ये सब क्या है? ये सब सुन्नी देश हैं। सुन्नी और शिया में दो धड़ों में बटा हुआ था गल्फ। अब आप समझना कि इजराइल से लड़ने के लिए इन अरब कंट्रीज ने एक फॉर्मूला बनाया। पहले तो ये अपने आप से डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व थे सऊदी अरब वगैरह इजराइल से, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तो इन्होंने कहा था यार हम एक ऐसा करते हैं, एक प्रॉक्सी संगठन बनाते हैं और उसके थ्रू इजराइल को काउंटर करते हैं। तो इन्होंने 1960s के आसपास पीएलओ बनाया, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ये सारे जितने भी सुन्नी देश थे वो पैसा देते थे, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो क्या बोलते हैं कतर हो, चाहे वो टर्की हो। दोस्तों ये सारे कैसे हैं? सुन्नी देश हैं। ये इसको पैसा देते थे और पैसा देके किसके खिलाफ यूज करते थे? इजराइल के खिलाफ। लेकिन क्या हुआ, 1980s तक आते आते ये कुछ भी इफेक्ट नहीं डाल पाए, इजराइल को हिला नहीं पाए। तो फिर सुन्नी देशों ने सोचा यार ये चीज काम नहीं कर रही है, हम क्या करते हैं, ये काम नहीं कर रहा, कुछ नया फ्रंट बनाते हैं। और 1987 में एक अपराइजिंग होती है, इसको इंतिहाद कहते हैं, और एक अपराइजिंग होती है
मतलब विद्रोह होता है और उस विद्रोह में से एक प्लेयर निकल कर आता है दोस्तों, और वो प्लेयर कौन कहलाता है? वो प्लेयर कहलाता है हमास। यानी अगर मैं इसको आपको, इसका पूरा नाम क्या है हमास का? हरकतल मुकम्मम अल इस्लाम। आप देख लेना, नाम में थोड़ा सा ये हो सकता है क्योंकि ये अरेबिक नेम है, तो यही आपको ध्यान रखना है। हरकतुल मुकवामा अल इस्लाम, हाँ आ गया मेरे को, हरकतुल मुकवामा अल इस्लाम, ये इसका नाम है। और इसका जन्म होता है, ये एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप मान सकते हैं। गाजा पट्टी में इसका जन्म हो जाता है। अब दोस्तों जो पैलेस्तीन को पैसा दे रहे थे ना, ये जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री थे, अब वो किसको पैसा देने लगे? वो यहां इसको पैसा देने लगे, यानी हमास का जन्म हुआ था उसको पैसा देने लगे। और चलते 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 2012 तक आपने देखा होगा कि लगभग सारे खत्म हो गए। ये खत्म हो गया, जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप थे वो खत्म हो गए, तो सिर्फ एक पावर बच गई और वो थी हमास। अब हमास ही अकेला था जो परेशान कर रहा था किसको? इजराइल को, लंबे समय से, क्योंकि अब सारे लोग इसको पैसा दे रहे थे। बीच में एक खेल हुआ, और जो ये चाबहार वाली रिपोर्ट आई है ना, आपको आर्टिकल लेकर आऊंगा, प्लीज आप आर्टिकल को भूलना मत। चाबहार रिपोर्ट का जो आर्टिकल है, चाबहार पोर्ट को हमसे बेवर उसका समाप्त कर दिया है, मैं अभी बताऊंगा, इससे लिंक्ड है वो। देखना आप जियो पॉलिटिक्स कैसे लिंक रहती है, यही तो समझना है। अब ध्यान रखना, यहां क्या हुआ? इजराइल परेशान था हमास से, तो हमास, अब सऊदी अरबिया भी सुन्नी नेशन है, कतर भी सुन्नी नेशन है, दोनों पैसे वाले हैं, ये थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये इसकी हुकूमत कबूल नहीं करना चाहता है कि मैं आपके नीचे काम नहीं करूंगा, मैं इंडिपेंडेंट हूं। तो क्या हुआ? इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर यहां दोस्तों कतर में एक पॉलिटिकल ऑफिस बना दिया, और उसने कहा कि भले ही इजराइल के कतर के कोई संबंध नहीं है आपस में, लेकिन पॉलिटिकल ऑफिस में बैठकर हमास से इजराइल यही बात करेगा। और उसने लंबे समय तक बात करी, 2012 से खूब बात करी है बैठ के। ये अमेरिका और इजराइल ने बनवाया था। इसका मतलब ये मीडिएटर का रोल प्ले करता था कौन? कतर। ये कतर है दोस्तों, ठीक है। अब इस बात से टेंशन किसको थी? सऊदी अरब को। वो क्या कहता था? अब यहां पर एक कंट्री और है मेरे दोस्त, अगर आप देख पाएंगे, ईरान। ईरान जो है वो शिया कंट्री है, ये सुन्नी कंट्री नहीं है, ये सारे सुन्नी कंट्री हैं, ये शिया कंट्री है। शिया कंट्री ने कहा कि भाई तुम्हारा ये तो तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तुम मेरे से पैसा लो ना, क्योंकि इजराइल को उसको भी काउंटर करना है। तो इसने पैसा बांटा किसको? हमास को। और किसके थ्रू बांटा? डायरेक्ट नहीं दिया, डायरेक्ट देता तो ठोक देता। किसके थ्रू बांटा दोस्तों? दो देश हैं उनके थ्रू बांटा, एक तो कतर और एक टर्की। क्या? ये रहा ऊपर टर्की, समझ गए? इन दोनों देशों के थ्रू पैसा दिया हमास को, और हमास ने जमकर गोलीबारी करी। कहां? इजराइल में। बहुत इजराइल ने पॉलिटिकल टॉक्स की बात करी, अमेरिका ने कई बार बोला भी कि मत करिए, छोड़ दीजिए। दोस्तों ये नहीं माने, और 7 अक्टूबर को एक ऐसी घटना हो गई कि इन्होंने इजराइल पर धुआंधार अटैक कर दिया। बस उसके बाद से इजराइल ने एक बात ठान ली कि अब मेरा एक ही लक्ष्य है, और वो है हमास को दुनिया के नक्शे से मिटा देना। सबसे पहले इजराइल पहुंचा कतर, उसने कहा कि आप इस पॉलिटिकल ऑफिस को बंद कर दीजिए, क्योंकि अब मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे इसको खत्म करना है। किसको? मुझे हमास को मिटाना है। उन्होंने समझाने की कोशिश की, वो नहीं माना। अब हमास का लीडर कतर में आकर बात कर रहा था, जिस ऑफिस को बनाया था ट्रंप और इजराइल ने, दोस्तों उसी को उड़ा दिया। नेतन्याहू ने उसी को उड़ा दिया। अब इस बात से हाथ पैर कांप गए सबके कि दोहा जैसे कतर में जाकर बम विस्फोट कर दिया। तो नेतन्याहू ने एक बात बताई है बहुत साफ तौर पर, उसने कहा नहीं, मैंने अकेले इसी को नहीं नास्ते नाबूद किया है, मैंने और भी काम किए। यहां देखिए दोस्तों, अब इजराइल 3 फ्रंटों पर लड़ रहा था। एक लड़ रहा था हिजबुल्लाह से। हिजबुल्लाह कहां पे है? लेबनान। हिजबुल्लाह को पैसा दे रहा है कौन? ईरान। अब हिजबुल्लाह कहां पे मिलता है? लेबनान में। तो हिजबुल्लाह को यहां पेजर अटैक जानते हो आप, हिजबुल्लाह का लीडर, जय हिंद। दूसरा यमन, यहां पर कौन है? हुदीस। हुदीस को यहां निपटाएगा, यह भी आप ध्यान रखना। तो दोनों फ्रंटों पर क्या किया, और यहां हमास के लीडर बैठकर बात कर रहे थे, उनको यहां खत्म कर दिया। मतलब अमेरिका की तरह डायरेक्ट स्ट्राइक करता है, बहुत ही इरेक्टिक रिएक्शंस रहते हैं इजराइल के, घुमा फिराकर बात नहीं करता। अब इस बात से हाथ पैर कांप गए हैं दोस्तों एक देश के, जो यहां पाया जाता है, और उसका नाम क्या है? सऊदी अरब। समझ गए कि ये क्या हो रहा है? अब मैं तो सुन्नी कंट्री हूं, जब ये ईरान में जाकर पेजर से हिजबुल्लाह को दिए हुए पैसे से हिजबुल्लाह को मार सकता है, कतर में उसको मार सकता है, तो अगला अटैक मेरे ऊपर भी हो सकता है। ये डर खा गया उसको, और इसी के ऊपर आपको अगला आर्टिकल लेके आऊंगा जिसमें चाबार पोर्ट का भी जिक्र होगा। अब इसी डर से बचने के लिए, बहुत ध्यान से समझना, ये मिडिल ईस्ट है, इसको समझ जाओगे तो ये फैक्ट समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान वहां पर क्यों गया है कटोरा लेके। गया है या बुलाया है? बुलाया है, गया नहीं है। ध्यान रखना, सऊदी अरब को चाहिए एक न्यूक्लियर कंट्री।
आपको पता है अमेरिका ने इतने सैंक्शन लगा रखे हैं ईरान के ऊपर कि ये न्यूक्लियर पावर ना बन जाए। अब इस इलाके में एक ही आदमी पे न्यूक्लियर बम है। चार बातें हुई थी उस टाइम पर जब न्यूक्लियर पावर चली थी। वो चार बातें क्या थी? ये सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन था अब तक, ये वही है हमास, इसको नास्ते नाबूद कर दिया है। चार पावर कौन सी थी? बहुत ध्यान से देखना एक बार। यहां बात हुई थी इनमें आपस में कि भारत के पास अपना परमाणु हथियार है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, और जो क्रिश्चियंस हैं उनके पास अपना परमाणु हथियार है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, जो यहूदी हैं उनके पास अपना परमाणु हथियार है, न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब जो पाकिस्तान का है वो सारे सुन्नियों के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब है। ये पाकिस्तान का स्टेटमेंट है। प्लीज कंसंट्रेट ऑन द स्टेटमेंट कि ये जो मेरे पास न्यूक्लियर बम है वो अकेला मेरा नहीं है, ये सारे सुन्नी वर्ल्ड का एटम बम है। और इसी के चलते सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहां बुला लिया? अपने घर पे बुला लिया है। ध्यान रखिएगा, यहां बुलाया है दोस्त, यहां पाकिस्तान को यहां इनवाइट किया गया है। उसका बुर्ज खलीफा पे बाकायदा मैप लगा है, और उसको इसलिए नहीं बुलाया गया है कि वो बहुत पावरफुल है। ये तो आप कहेंगे सर आप कैसी छोटी बातें कर रहे हो, सऊदी अरब जैसा पैसे वाला देश पाकिस्तान जैसे टुच्चे भिखारी को अपनी सिक्योरिटी के लिए बुलाएगा? नहीं भाई, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये बुलाया किस लिए है? ये सिर्फ इसलिए बुलाया है कि इसके पास क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब। और न्यूक्लियर बॉम्ब वो क्यों देगा? क्योंकि ये न्यूक्लियर बॉम्ब का जितना भी आर्किटेक्चर है, जितना भी आर्सेनल पाकिस्तान के पास आजकल है, कितना है? 170 न्यूक्लियर बॉम्ब के आसपास उसका आर्किटेक्चर है। तो वो किसने बनवाया है? वो दोस्तों सऊदी अरब की हेल्प से बना है। इन्होंने पैसे मांग मांग के कि पूरे सुन्नी वर्ल्ड का बॉम्ब है, पूरे सुन्नी वर्ल्ड का बॉम्ब है, इसने धुआंधार पैसे लेके वो लगाया। आज सऊदी अरब ने उसको बुलाया और कहा कि पैसे तो वैसे भी तेरे को हमेशा हम देते ही हैं, आज तेरी जरूरत है, देखते हैं तू क्या कर लेगा। आज हमको जो तूने हमारे पैसे ले लेके हेल्प से ये न्यूक्लियर बॉम्ब अपना बेस, अपना ये आर्सेनल एस्टेब्लिश किए हैं, आज मेरे को तेरी जरूरत है। अगर मेरे ऊपर आक्रमण होता है तू मेरा साथ देगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस पर किसी ने आक्रमण किया तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब ये सऊदी अरब चला देगा, इसका नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन में ये डेटरेंस नाम का एक वर्ड होता है। डेटरेंस मतलब डर, कि चला सकता है। जो हमेशा पाकिस्तान कहता है कि हम एटमी पावर हैं, हम चला देंगे, वही डेटरेंस है ये। तो इजराइल अगर आगे कतर पे उसने कर दिया, लेबनान पे कर दिया, यहां गाजा पट्टी में तो उसने कहानी खत्म ही कर रखी है, पैलेस्टीन नास्ते नाबूद हो रहा है, यमन में हुदीस को वो मारी रहा है, यानी वो फुल फ्लैज वॉर के मूड में है। दोस्तों सऊदी अरब को डर है कि मेरे ऊपर अगर आएगा तो एक डेटरेंस उसके मन में रहेगा कि मेरे ऊपर आक्रमण मतलब एक एटॉमिक न्यूक्लियर पावर के ऊपर आक्रमण है, यानी पाकिस्तान। यानी कि पहले लेबनान को, कतर को, हिजबुल्लाह को या हुदीस को, यमन में पैलेस्तीन को, इनको यूज करके प्रॉक्सी वॉर करवा रहे थे ना, कहां पे? इजराइल में। अब किसका यूज करेंगे? पाकिस्तान का। बिल्कुल करेक्ट समझें आप। अब ये यूज करेंगे यहां से पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान के साथ पैक्ट हो गया है। सऊदी अरब क्या करेगा? पाकिस्तान को पैसे देगा। कोई भी आक्रमण होता है, युद्ध होता है, तो डायरेक्ट यहां पर पाकिस्तान की आर्मी आएगी, पाकिस्तान की आर्मी उनकी रक्षा करेगी। एक अंब्रेला प्रोजेक्ट है, अंब्रेला प्रोजेक्ट के थ्रू ये सऊदी अरब के जितने भी तेल के कुएं हैं, जितनी रिफाइनरीज हैं, उनको वो करेगी, सिक्योरिटी देगी, क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर हैं। इसके लिए इसको बुलाया है कि थोड़ा डेटरेंस रहे कि अगर आक्रमण करा तो हम पे न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, होगा नहीं। ठीक है, अब आपको मुझे लगता है फिल्म क्लियर हो गई होगी कि यह पैक्ट किस लिए हुआ है। दोस्तों एक चीज और बता देता हूं जो आपको नहीं पता होगी, मैं गारंटी देता हूं। देखिए एक बार, यह तो आदमी काल है, मतलब साक्षात महाकाल है। किसके लिए? अरब नेशंस के लिए, और खासकर सुन्नी देशों के लिए। ईरान शिया होने के बावजूद भी सुन्नी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है इजराइल को मारने के लिए, इसलिए वो भी दुश्मन है। ठीक है, यह ध्यान रखना। अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। ये देखिए, मोदी जी ने साफ तौर पर एक चीज कही है कि जिन लोगों को बहुत मजा आ रहा है ना, कि कितने लोग प्रॉपर्टी के लालच में, अभी एक वीजा की स्कीम चली थी, दुबई वालों ने चलाया था, 23 लाख का गोल्डन वीजा। दोस्तों यहां से लोग जाकर वहां खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, और जब वहां पर उनको ठोक देता है कोई बाहर का देश, फिर रोते हैं कि हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो वे साफ तौर पर मिनिस्ट्री की तरफ से ये बिल्कुल आश्वासन दे चुके हैं कि जो भी प्रॉपर्टी का लालची और दुबई में और वहां पर रियाद में या कहीं भी कतर में प्रॉपर्टी के चक्कर में भाग रहा है भारत से, तो भाई अपनी रिस्क पे भागना, क्योंकि उसने कतर ठोका है, कल को वो रियाद या सऊदी अरब में भी ठोक सकता है, दुबई के अंदर। फिर मत कहना कि हम यहां आए थे, भारत ने हमारे लिए क्या किया। तो वे पहले ही बता रहे हैं कि मजे लेने हैं तो अपने रिस्क पे लेना। जिनको यहां से भागने का शौक लगा हुआ है, जिनको सुरक्षा नहीं मिल रही है, कहां? भारत में। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, एक चीज आपको बता देता हूं, जो मोहम्मद बिन सलमान है ना, जो सऊदी अरब का कौन है? मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब वाला, और नरेंद्र मोदी, उसने साफ तौर पर स्टेटमेंट जारी किया है इस पैक्ट के बाद। आप देखना जाकर, उसने कहा है इस पैक्ट का, यानी सऊदी और पाकिस्तान के पैक्ट का भारत से कोई भी संबंध नहीं है। यह एक इंडिविजुअल डील है,
ये पावर किसकी है? ये इंडिया की पावर है कि एक कट्टर दुश्मन के साथ किसी ने पैक्ट किया, वो भी ये कि तुम पे कोई आक्रमण करेगा तो हम भी उसमें हैं, और भारत को अलग कर दिया। कह रहा है मोहम्मद बिन सलमान, दिस इज एन इंडिविजुअल डिफेंस पैक्ट विद पाकिस्तान ओनली, इट हैज नथिंग टू डू विद इंडिया। इंडिया के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। वी हैव ब्रिलियंट रिलेशंस विद इंडिया एंड वी विल कंटिन्यू। आईमैक जानते हो? आईमैक के थ्रू ही ये हमसे कुछ नहीं कह सकता। कौन? सऊदी अरबिया। पाकिस्तान समझ रहा है कि मेरे को तो मजे ही आ गए, अगर भारत ने आक्रमण कर दिया तो सऊदी अरब से पैसे ले लूंगा। बेटा वो बेवकूफ नहीं है, वो पैसा दे रहा है अपनी सिक्योरिटी के लिए, तेरी के लिए नहीं। समझ गए? तो इंडिया में डरने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। यह इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है कि कुछ नहीं होने जाना वाला भारत के साथ, क्योंकि भारत के अपने रिलेशन इतने मजबूत हैं कि नो टेंशन। हां, एक फ्रंट पर दिक्कत हो सकती है और वो मैं बताऊंगा वो फ्रंट कौन सा है, वो अगले आर्टिकल में आपको लाऊंगा, देखना मत भूलना। अगर अभी आप महेशन आईएएस से नहीं जुड़े तो बताना मुझे ये परफॉर्मा आपको क्लियर हुआ कि नहीं कि इस डिफेंस पैक्ट का मतलब क्या है। ओनली न्यूक्लियर आर्सेनल की वजह से अगर सऊदी अरब पर अटैक करेगा इजराइल तो एक बार सोचेगा, डेटरेंस रहेगा बस इंटरनेशनल रिलेशन में। ठीक है? आपको समझ में आया कि नहीं? कमेंट सेक्शन में 100% मुझे बताना। अगला आर्टिकल मत भूलना, क्योंकि वहां बताने वाला हूं कि कैसे अमेरिका इजराइल को भारत के खिलाफ खड़ा कर रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एडिटोरियल वेरी सून। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, वंदे मातरम।